आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की सेकंड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेकंड पोएम है कीपिंग क्वाइट, इस पोएम का नाम है। और इसका जो राइटर है, कंपोजिटर है, जो पोइट है वो है पेब्लो नेरूडा। ठीक है, आइए सर शुरू करते हैं इस पूरी पोएम को। इससे पहले मैंने आपको माई मदर एट 66 पढ़ाई थी और आप लोगों को वो पोएम अच्छी लगी होगी जहाँ तक मुझे लगता है, और अगर नहीं देखा है आपने तो आप उसको जरूर से वॉच कीजिएगा, है ना। तो इस पोएम की पढ़ने से पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट डज द टाइटल, टाइटल मतलब कीपिंग क्वाइट, शांत बने रहो। ये शांत बने रहो टाइटल, ये जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है कविता का, वो आपको क्या सजेस्ट करता है, वो आपको क्या एडवाइस देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, और तुम क्या सोचते हो कि ये पोएम किसके बारे में है। जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बात किस किस की हो रही है। आइए मैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट एक एक वर्ड आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे हमारा जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि नाउ, अब, मतलब किसी स्टेज पे जाकर वो बोलते हैं, सुनो मेरी बात सब, कि अब वी विल काउंट, हम सब गिनेंगे, काउंट करेंगे। हम सब क्या करेंगे, हम सब काउंट करेंगे 12, 12 तक, 1 2 3 4 12, ऐसा करते 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 हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सबको स्टिल होना है, हम सबको स्टिल होना है। अब स्टिल क्या है, स्टिल का मतलब क्वाइट होना है, स्टिल का मतलब शांत होना है, हम सबको शांत होना है। फॉर वंस, एक बार के लिए, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के फेस पर, इस अर्थ के फेस पर हम सबको एक बार शांत होना है। इस पृथ्वी की, इस अर्थ की धरा पर, इसके धरातल पर, इसकी सतह पर हम सबको एक बार के लिए शांत होना है। कवि हमसे ये बोल रहे हैं। ठीक है, अर्थ, ठीक है, ऑन द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स मतलब आओ, नॉट स्पीक, अरे भैया नहीं बोले, इन एनी लैंग्वेज, इस धरा पर जितनी भी लैंग्वेजेस है उन किसी भी लैंग्वेज में, उसमें से किसी भी लैंग्वेज में हम बात ना करें। आओ एक बार ऐसा करके देखते हैं। लेट्स स्टॉप, आओ एक बार रोक देते हैं, रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड, एक बार के लिए रोक देते हैं, हर किसी चीज को एक बार के लिए रुक जाते हैं हम, है ना। एंड नॉट मूव, और मत हिलाओ। आर्म्स, आर्म्स का मतलब अपने हाथ, हाथ मतलब अपनी बॉडी, बॉडी मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो एक बार के लिए रुक जाओ। सो मच, तो तुम देखो ये जो तुम हाथों को और पैरों को और अपनी बॉडी को और अपने शरीर को और मतलब दिन भर लगे रहते हो ना किसी ना किसी काम में, एक बार के लिए शांत हो जाओ। मैं 12 तक गिनूंगा और एक बार इस धरती की जितनी भी लैंग्वेजेस है, जितने भी कार्यकलाप है, सबको रोक दो और फिर तुम देखो तुम्हें क्या मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब शांति मिलेगी। तो यहां इस कविता के अंदर कवि महोदय ये कहना चाहते हैं कि एक बार सब शांत हो जाओ और अपने अंदर झांक कर देखो। इंट्रोस्पेक्ट, एक बहुत ही प्यारा वर्ड आएगा, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण करके देखो। आप एक बार के लिए शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और सोचो और देखो अंदर अंदर क्या चल रहा है। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन अभी बात करेंगे अपन, है ना। चलो सर मैं आपको एक एक पॉइंट वापस से बताता हूं इस पोएम के अंदर कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है जो आपसे पूछा जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच अभी मैं बात करूंगा सारी। आइए कौन कौन सी बातें हैं कि हमें सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि वाई शुड वी कीप क्वाइट, हमें शांत क्यों रहना है हमारे दिमाग, क्योंकि कवि ने कहा कि मैं 12 तक गिनूंगा और हम सबको शांत होना है। तो पहला ही क्वेश्चन मुझे ये आया कि भैया शांत क्यों रहे, क्यों रहना है शांत, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। तो शांत रहने का रीजन उन्होंने दिया है कि अगर तुम शांत रहते हो ना भैया, बिल्कुल शांत हो जाते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, तुम एकदम चुप हो जाते हो तो तुम्हें शांति मिलती है। कि वाई शुड वी कीप क्वाइट, फॉर अटेनिंग पीस, और पीस का मतलब होता है शांति। भैया शांति प्राप्त करने के लिए हमें शांत होना है। शांति प्राप्त करने के लिए, मन की स्थिति को सुधारने के लिए हमें एक बार के लिए अपने आप को, सारे कार्यकलाप, जितने भी बाहरी कार्यकलाप है उनको रोकना होगा और इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। उससे हमें पीस मिलेगी, उससे हमें शांति मिलेगी। ठीक है, यहां पर इस पोइम के अंदर तुमसे पूछा जाएगा, इस पैराग्राफ में पूछा जाएगा कि स्टिल का मीनिंग क्या है। तो स्टिल का मीनिंग है शांत, क्वाइट। स्टिल का मीनिंग क्या है, शांत है। तुमसे ये पूछा जाएगा कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यहां लिखा हुआ ना, ये देखो, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात मत करो का क्या मतलब है, किसी भी भाषा में बात मत करो का मतलब है शांति बनाए रखो, चुपचाप हो जाओ, है ना। कीप क्वाइट, एकदम शांत रहो। ठीक है, व्हाट डू यू फॉर 1 सेकेंड, यहां पर एक जगह और लिखा हुआ था कि फॉर 1 सेकेंड, ये रहा फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए का क्या मीनिंग है, एक सेकेंड का मीनिंग है कि भैया टू बी साइलेंट, एकदम साइलेंट हो जाओ। एंड मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब, मोशन का मतलब गति, मोशन का मतलब गति, और मोशनलेस का मतलब गति, कुछ भी नहीं करना, कोई भी हाथ पैर नहीं लाने हैं, इनएक्टिव हो जाना है, डीएक्टिव हो जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस इसका मीनिंग ये है कि व्हाट डू फॉर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का मीनिंग है टू बी साइलेंट, हमें साइलेंट होना है और मोशनलेस होना है। ठीक है, अब मैं जो फिगर ऑफ स्पीच की जो मैं बात कर रहा था, मैंने पहली पोएम के अंदर आपको सिमिली बताया, मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन बताया, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच इन यूज इन द फर्स्ट लाइन। और भैया आपकी जो पोएम है उस पोएम की पहली लाइन है नाउ वी विल काउंट, ऐसा करके पहली लाइन आपको दी हुई है। इस
पोइम में, इस पहली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, एक बार कुछ शब्दों को देखिए। मैंने लिखा है किटकैट, जैसे मैंने लिखा टिकटॉक, आपने देखा होगा इन दोनों में। एक और मैं लिख देता हूं, नाउ वी विल काउंट, तो मैंने लिख दिया वी विल, है ना, मैंने क्या लिख दिया, वी विल। अब आप इन शब्दों में ये देखो कि पहला लेटर, पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, और दूसरे शब्द में कौन सा आ रहा है, तीसरे में कौन सा आ रहा है। कि अगर किसी शब्द में, किसी सेंटेंस के शब्दों में, किसी सेंटेंस के शब्दों में पहला लेटर सेम है तो वो एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। किट कैट में के सेम आया, टिकटॉक में टीटी सेम आया, वी विल में डब्ल्यू सेम आया। तो सर हमें पहली पोइम के अंदर, मतलब पहली लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, तो हमें समझ में आया वी विल। तो वी विल का मतलब हो गया सर एलिट्रेशन है। क्या है भैया, एलिट्रेशन है। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पूरी बातें इस पोएम की बता दी है। अभी मैं वापस से आपको एक बार और पढ़ाऊंगा कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के फेस पर, इस फेस मतलब भी पूछा जा सकता है, फेस का मतलब सरफेस होता है, कि इस पृथ्वी की सतह के ऊपर हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। हम एक बार के लिए, एक सेकंड के लिए कोई भी गति नहीं करेंगे, कोई भी चाल चलन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी शोर शराबा नहीं करेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। हम हमारे हाथों को, हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार से कोई भी मूवमेंट नहीं देंगे और शांत रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। आइए एक बार फिर से इसका पूरा जो इंग्लिश में लिखा हुआ मैं फास्ट पढ़ा देता हूं। द पोइट आस्क द पीपल, हमारे कवि महोदय लोगों से कहते हैं, लोगों से कहते हैं, कौन से लोगों से कहते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार के सारे लोगों से हमारे कवि महोदय कहते हैं कि टू काउंट 12 है, कि 12 तक गिना जाएगा, एंड कीप एब्सोल्यूट साइलेंस, और आप सबको एब्सोल्यूट साइलेंस करना है, एकदम एब्सोल्यूट मतलब एकदम साइलेंस, एकदम चुप्पी बनाए रखनी है। विदाउट स्पीकिंग, ना तो बोलना है और ना ही चलना है, ना बोलना है ना चलना है, एकदम शांति बनाए रखना है। ही इज ट्राइंग टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है देना, भैया कन्वे का मतलब देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कन्वे, याद करना इसको, CONVEY, कन्वे, कन्वे का मतलब जनरल मीनिंग होता है देना। ठीक है, कि ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, हमारे कवि महोदय कोशिश कर रहे हैं, टू कन्वे द मैसेज, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कि स्पीकिंग पॉइंटलेसली, बिना ही मतलब में बोलना, बोले ही जाता है, बोले ही जाता है, बोले ही जाता है, बिना ही मतलब में बोलना, कि स्पीकिंग पॉइंटलेसली, बिना अर्थ का बोलना, एंड अननेसेसरी एक्टिविटी, बहुत सारे लोग अननेसेसरी एक्टिविटी करते रहते हैं भैया। अननेसेसरी एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, कुछ भी काम, कोई भी काम बिना ही मतलब में बोलते जाना, ये सब के सब क्या है, कोज है, कोज ऑफ, ये सब के सब कारण है मेनी इल्स, बहुत सारी बीमारियों के, बहुत सारी बीमारियों का कारण बोलना भी है ना। दैट द ह्यूमन रेस, जो मानव जाति है ये रेस कर रही है, सफर्स फ्रॉम, मतलब किसी ना किसी प्रकार की, किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित है, परेशान है। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। पहला पैराग्राफ क्लियर, हालांकि पोइम इजी है, आगे जाकर थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से, इनको ढंग से पढ़ना, कि काउंटिंग अप टू 12 है, 12 तक गिनना, एंड कीपिंग स्टिल, और शांति बनाए रखना, 12 तक गिनना और शांति बनाए रखना हेल्प करेगा हमारी, हेल्प करेगा हमारी, टू इंट्रोस्पेक्ट, जिस वर्ड की मैं बात कर रहा था वो वर्ड आ चुका है, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट, सारे बच्चे इस वर्ड को रट ले भैया, इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण, है ना। इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, मैं वापस से पढ़ा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। काउंटिंग अप टू 12 12 तक गिनना, एंड कीप स्टिल, और शांति बनाए रखना मदद करता है हमारी मदद करता है किस चीज में, इंट्रोस्पेक्ट करने में, सेल्फ एनालिसिस करने में, आत्मनिरीक्षण करने में हमारी मदद करता है, और एक दूसरे को समझने में हमारी मदद करता है। तो दो काम करता है, शांति बनाए रखने से क्या होगा, शांति बनाए रखने से क्या होगा, 12 तक गिनने से क्या होगा, कि सर 12 तक गिनना और शांति बनाए रखना, ये दो चीज ऐसी है जो दो चीजों में हमारी हेल्प करती है। एक तो हम सेल्फ एनालिसिस करने में हमारी मदद हो जाती है, हम आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं जब हम शांत रहते हैं, और हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। भैया कुल मिलाकर मेडिटेशन की बात की जा रही है, मेडिटेशन करोगे तो आपको शांति मिलेगी, आप एक दूसरे को समझ पाओगे, आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे और आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ईच अदर को। क्या कर पाओगे, इंट्रोस्पेक्ट और अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट और अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट और अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट और अंडरस्टैंड। वी आर फ्री टू थिंक, जब हम 12 तक गिनेंगे, हम शांत रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, कि सर वी आर फ्री, हम फ्री हो जाएंगे सोचने के लिए, हम सोचने के लिए एंड महसूस करने के लिए फ्री हो जाएंगे। हम क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, द ब्यूटी ऑफ लाइफ, भैया जीवन की सुंदरता को महसूस करने लग जाएंगे, हम जीवन की सुंदरता को महसूस करने लग जाएंगे, जीवन की सुंदरता के बारे में सोचने लग जाएंगे। वी कैन डू बेटर थिंग्स, हम अच्छी अच्छी चीजें करने लग जाएंगे। क्या होगा 12 तक गिनने से, हम अच्छी अच्छी चीजें कर पाएंगे इन द पीसफुल, शांतिपूर्वक एनवायरमेंट के अंदर, शांत एनवायरमेंट। तुम देखो ना सिटीज में शोर शराबा, भैं भू चलती रहती है,
और थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ, थोड़ा सा नेचर की तरफ जाते हैं, थोड़ा प्रकृति की तरफ जाते हैं, तो शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? एनवायरमेंटल पीसफुल होता है, एनवायरमेंट पीसफुली रहता है। वी कैन सेव आर एनर्जी, हम हमारी एनर्जी, इससे क्या होगा? 12 तक गिनने से और हम शांति बनाए रखने से क्या होगा? वी कैन सेव आर एनर्जी, हम हमारी एनर्जी को बचा पाएंगे। टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में काम करने के लिए हम हमारी एनर्जी को बचा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी, इस वीडियो को यहां से वापस से रिपीट करके अभी जब दोबारा से देखिएगा, ठीक है? पहले पैराग्राफ में इतनी सारी बातें थी भैया, तुमको इजी तो लग रहा था कि 12 तक गिनेंगे, शांत रहेंगे, किसी भाषा में नहीं बोलेंगे, कोई हाथ पैर नहीं हिलाएंगे और इस धरा पर हम शांत बने रहेंगे, तो क्या क्या मतलब है इनका? इनका ये मतलब। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ इट वुड बी एन एक्सोटिक, ये एक बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा। तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्सोटिक, ये पूछा जाएगा। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में ध्यान रखना है, अनयूजुअल। यूजुअल मतलब सामान्य और अनयूजुअल मतलब असामान्य, ठीक है? कितना असामान्य सा मूवमेंट हो जाएगा, कितना विचित्र, कितना स्ट्रेंज सा मतलब पल हो जाएगा। तुम देखो ना कितना शोर शराबा होता है, एकदम से शांति हो जाए, कितना मतलब असामान्य सा मूवमेंट हो जाता है, पल हो जाता है। मूवमेंट मतलब पल, तो तुमसे पूछा जाएगा मूवमेंट का मीनिंग, तो मूवमेंट का मीनिंग होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा सा समय। फिर विदाउट रश, तुम देखो ना कितना मतलब अनयूजुअल पल हो जाएगा। कब हो जाएगा अनयूजुअल पल? कब हो जाएगा असामान्य पल? कब हो जाएगा असामान्य सा समय? कि जब कोई भी रश नहीं होगी, जब कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। कई लोग जल्दबाजी करते रहते हैं, फड़फड़ 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 फड़फड़, तो जल्दबाजी नहीं होगी तो कितना अच्छा अच्छा माहौल होगा। विदाउट इंजन, जब कोई इंजन ही नहीं चलेगा, ना कोई मशीनों का इंजन चलेगा, ना कोई गाड़ी मोटरों का इंजन चलेगा, ना तुम्हारी बाइक चलेगी, ना बस चलेगी, एकदम भाई साहब लॉकडाउन, क्या शांति होगी भैया, क्या शांति होगी। वी शुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक जैसे हो जाएंगे। फिर कोई मत बोलो, कोई इंजन मत चलाओ, कुछ भी मत करो, सब एक जैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक जैसे। एक जैसे का मतलब कि शक्ल एक जैसी नहीं होगी, सब एक जैसे मोमेंट में हो जाएंगे, सब एक जैसे पल में हो जाएंगे। वाह यार क्या गजब पॉइंट है। इन अ सडन, सडन मतलब अचानक से, है ना? अचानक से, सडन मतलब अचानक से, एट वंस तुरंत स्ट्रेंजनेस आ जाएगी भाई साहब। स्ट्रेंजनेस का मतलब आश्चर्यजनक, एकदम से सब जगह आश्चर्य फैल जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएंगे, एकदम शांत। क्या क्या गजब पोएम लिखी है भाई साहब नेरुडा साहब। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, एंड वी ऑल बी टुगेदर, हम सब टुगेदर होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है? वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आओ क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या चीजें समझ सकते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सोटिक? तो भैया एक्सोटिक का मतलब है अनयूजुअल, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। हाँ, सडन मतलब क्या होता है? सडन का मतलब होता है अचानक से, एकदम से। सडन मतलब अचानक से, एकदम से। तुमको इसका अपोजिट पूछा जाए तो, एंटोनिम पूछा जाए तो, विलोम शब्द पूछा जाए तो सडन का विलोम शब्द होगा ग्रेजुअल, और ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है भैया? धीरे धीरे, ये ध्यान रखना है, स्लोली, धीरे धीरे। ग्रेजुअल वर्ड याद करना है आपको, ठीक है? चलो आइए, जो इंग्लिश में लिखा गया है उसको फिर से इंग्लिश में समझते हैं। द पोइट आर्ग्यू, हमारा कवि जो महोदय हैं वो आर्ग्यू करते हैं, वो बताते हैं, बहसबाजी करते हैं, बताते हैं कि द मोमेंट ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइटनेस, की जो पल आएगा, मोमेंट आएगा शांति का, जो क्वाइटनेस का जो मोमेंट आएगा, क्वाइटनेस का जो पल आएगा, विल फैसिनेटिंग, बहुत ही शानदार होगा। फैसिनेटिंग का मतलब शानदार, वो पल बहुत ही शानदार होगा। वो पल कैसा होगा भैया? वो पल बहुत ही शानदार होगा। इट विल बी यूजुअली डिवाइन, ये देवीय होगा, स्वर्ग जैसा होगा, ये देवीय होगा, डिवाइन होगा। जहां पर देयर वुड बी नो नॉइज, जहां पर कोई भी आवाज नहीं होगी मशीनों की, जहां पे मशीनों की कोई आवाज नहीं होगी, जहां पर नो मूवमेंट ऑफ क्राउड, जहां पर भीड़ ही नहीं होगी, भीड़ का कोई मोमेंट ही नहीं होगा। कितना शानदार वो पल होगा। देन वी विल एक्सपीरियंस, तब हम अनुभव करेंगे, हो कितना स्ट्रेंज काम क्वाइट मोमेंट, कितना स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब सा, कितना शांत, काम का मतलब शांत, काम का मतलब क्या हो गया? शांत। पीस और काम एक ही है। एंड क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी एकदम चुप, क्वाइट का मतलब भी एकदम क्या हो गया? चुप। लो भैया, है ना? कितना शांत, कितना मतलब स्ट्रेंज, कितना अजीब सा ये पल होगा, ऐसी हमें बात बताई जा रही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा कि हमारे कवि महोदय अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं। एक फिशरमैन का एग्जांपल लेंगे, है ना? एक नमक इकट्ठा करने वाले का एग्जांपल लेंगे। तो उन्होंने ये दो एग्जांपल इस पोइम में हमें समझाने के लिए बताया है कि जैसे कि मछली पकड़ने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको एक बार के लिए मछली नहीं पकड़नी चाहिए, है ना? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और नमक इकट्ठा करने वाले के लिए कहेगा, अरे भैया क्यों इतना नमक इकट्ठा कर रहा है? अपने हाथों को तो देख, गल गए तेरे हाथ, हाई पीसो हाई पीसो हाई पीसो। अरे शांति बनाए रख दादा भाई, शांति, शांति बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, शांति, समझ गए मेरी बात? चलो आओ शांति से पढ़ते हैं कि सर फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछली पकड़ने वाला कोल्ड सी में। कोल्ड सी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया भैया, कोल्ड सी का मतलब हो गया ध्रुव। ये जो अपने पृथ्वी पर जो पोल होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनकी बात की जा रही है, कुल मिलाकर काम करने वाले लोगों की बात की है ना? अरे भैया मछली पकड़ने वालों, हेलो ओ मछली पकड़ने वालों, नॉट हार्म, नुकसान मत पहुंचाओ, हर्ट मत करो, किसको? वेल। और वेल का मतलब यहाँ पर है फिश,
वेल का मतलब यहाँ पर क्या है, फिश, मतलब बिगेस्ट ऑफ ऑल फिश, जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां होती है उनमें सबसे बड़ा मछला कौन होती है, वेल मछली होती है ना। अरे भैया मछलियों को नुकसान मत पहुंचाओ, क्या दिन भर मछली पकड़ते रहते हो, रुको रुको जरा सब्र करो, ऐसा ऐसा कुछ बता रहा है। एंड द मैन गेदरिंग, और वो व्यक्ति जो गेदर करता रहता है, गेदर मतलब इकट्ठा, जो गेदर करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है नमक, सॉल्ट मतलब नमक। अरे भैया तू भी रुक जा, कम से कम लुक एट, देख तो सही, लुक एट देख तो सही अपने हर्ट हैंड्स को, अपने इंजर्ड, हर्ट का मतलब इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल, है ना, अपने घायल हाथों को देख तो सही। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे कवि मोदी ने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, फिशरमैन का और नमक इकट्ठा करने वाले का, फिशरमैन और नमक इकट्ठा करने वाले का। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, देखते हैं। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं, दीज मोमेंट्स ऑफ इनएक्टिविटी, कि वो पल जिसमें आप कोई भी काम ना करें, इनएक्टिविटी कोई भी काम नहीं करना, निष्क्रिय, शुद्ध हिंदी में कहूं तो निष्क्रिय, शुद्ध हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना भैया, हमको तो समझना है। मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी भैया ऐसा मोमेंट, ऐसा पल जिसमें हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, वुड स्टॉप, वो रोक देगा फिशरमैन को, फिशरमैन को भी रोक देगा। कवि ने क्या कहा, सब रुक जाओ, तो फिशरमैन भी रुक गया, सब रुक जाओ तो नमक इकट्ठा करने वाला भी रुक गया, सब रुक जाओ टीचर भी रुक जाओ, चुप शांत नहीं बोलना ज्यादा ऐसा, ठीक है। फिशरमैन को भी रोक दिया, फ्रॉम किलिंग, मारने से, वेल मछली को, मतलब मछलियों को मारने से रोक दिया। दैट आर पीसफुल एंड हार्मलेस, ये कितना पीसफुल मूवमेंट होगा, कितना शांतिपूर्वक मूवमेंट होगा, कितना हार्मलेस, हार्म का मतलब नुकसान और लेस का मतलब कमी, कोई भी नुकसान नहीं होगा इससे, है ना, शांति रहेगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा एनिमल्स को, ऐसा कुछ भी मत करो तुम, मछली मत पकड़ो, इससे क्या होगा, इससे शांति रहेगी, मछलियों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल नमक इकट्ठा करने वाले का, इट वुड ऑल्सो मेक द सॉल्ट वर्कर, भैया ये सॉल्ट वर्कर के लिए भी लागू होता है, नमक इकट्ठा करने वाले लोगों के लिए भी लागू होता है कि रुक जा, पोज ले ले, पोज, रुको जरा, है सब्र करो, गाना चलाते हैं तो पोज करते हैं कि नहीं करते, वो वाला पोज, अरे रुक भैया रुक, ताकि रुक जा, ताकि क्या होगा, ही कैन रियलाइज, ही कैन रियलाइज, उसको रियलाइज हो, उसको महसूस हो, अरे रुक भैया रुक, महसूस कर, द हार्म, नुकसान महसूस कर, ही हैज डन, जो उसने कर दिया है अपने हाथों का। तू तो नमक इकट्ठा किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, हाथों को तो देख दादा भाई, कितना नुकसान हो रहा है तेरे हाथों का, है। एंड टेक केयर ऑफ देम, भैया इन हाथों की देखभाल कर, इन हाथों की क्या कर, देखभाल कर। एक दो चीज बता रहा हूं, केयर के साथ में जो प्रेपोजिशन आता है वो आता है फॉर, अपनी कॉपी में लिखना सब और मुझे बताना, मुझे सब बच्चे बताएंगे, केयर के साथ में फॉर, और टेक केयर के साथ में क्या, कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, ऑफ, ये लिखा ना टेक केयर, टेक केयर के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑफ, और केयर, फॉर, केयर के साथ में आता है फॉर, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अब एक बड़ा सा पैराग्राफ, आइए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं हमारे कवि महोदय की, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वाह यार, wars with gas, wars with fire, है ना, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing, बहुत ही प्यारी लाइन है। अब बात करते हैं युद्ध की, अब हमारी कवि महोदय ने युद्ध पर, युद्ध की बात को पकड़ लिया। उसने कहा अरे कुछ लोग यार गैस से युद्ध करते हैं, बॉम्ब बॉम्ब फेंकते हैं, कुछ आग से युद्ध करते हैं, कुछ पैसा तलवारों से युद्ध करते हैं, कोई ठे ठे डिशुम डिशुम से युद्ध करते हैं, कोई किससे कोई किससे, अरे रुक भाई रुक, क्यों क्यों इतना युद्ध, क्यों है, इतना युद्ध करने की कहां जरूरत है, सब कुछ छोड़ दे। युद्ध करने से क्या होगा, युद्ध करने से मानवता का नुकसान होगा, इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ेगी, जो जीतेगा वो भी हार गया और जो हारा है वो भी हार गया। कैसे, तुम जीत तो जाओगे, जीतने वाले को बोल रहा है, तुम जीत तो जाओगे लेकिन लोग नहीं बचेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे युद्ध में, तुम जीत तो गए लेकिन मरने वाले तो मर ही गए ना। क्यों क्यों इतना युद्ध करना है, अरे अच्छे कपड़े पहनो, व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनो, किसी पेड़ की छांव में जाओ, सब लोग जाकर मेडिटेशन करो, ध्यान करो, शांति बनाए रखो, क्यों इतना ताबड़तोड़ युद्ध, ये वो फलाना ढीमका। कवि महोदय कह रहे हैं, आइए समझते हैं कि वो लोग जो प्रिपेयर रहते हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं ग्रीन वॉर्स करने के लिए, प्रिपेयर का मतलब रेडी, प्रिपेयर का मतलब क्या हो गया, रेडी, वो व्यक्ति जो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, वॉर्स, वॉर्स का मतलब हो गया बेटा युद्ध, वॉर्स का मतलब क्या हो गया, युद्ध। ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर्स का मतलब ऐसे भी व्यक्ति है, ऐसे भी युद्ध होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है, पर्यावरण, है ना, जिसमें पर्यावरण को क्या पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसे भी युद्ध होते हैं। कि वॉर्स विद गैस, भैया गैस से युद्ध किया जाता है, गैस का मतलब पॉइजनस गैस से छोड़ी जाती है, जहरीली जहरीली गैस से छोड़ी जाती है, इससे भी युद्ध होता है। वॉर्स विद फायर, फायर मतलब वही बम वम से की बात की, यूज ऑफ फायर आर्म्स, है ना, फायर आर्म्स, ये क्या नाम, तोप गोले मिसाइल्स, इनका बॉम्ब वगैरह, इनसे भी युद्ध किया जाता है। तुम युद्ध कर लिया, तुम जीत तो जाओगे, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है ट्रिम्फ, ये भी पूछा जाएगा, जीत, तुम जीत तो जाओगे भैया, ये युद्ध करके तुम जीत तो जाओगे, बट विद नो सर्वाइवर्स, नो सर्वाइवर्स का मतलब क्या, नो लाइफ, कोई भी जीवन नहीं बचेगा, तुम जीत तो जाओगे लेकिन कोई भी जीवन नहीं बचेगा। वाह यार क्या जबरदस्त बातें कही है ना। दोज हु आर लेफ्ट अलाइव, मतलब तुम जीत तो जाओगे लेकिन जिंदा कोई नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन, क्यों इतना युद्ध क्यों करना है, अरे पुट ऑन, पहनो, पुट ऑन का मतलब पहनो, वियर करो, पहनो, क्लीन क्लॉथ्स पहनो,
साफ साफ कपड़े पहनो एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाईचारों, अपने भाइयों के साथ में, ह्यूमैनिटी के साथ में, मानवता के साथ में, ह्यूमैनिटी के साथ में, ब्रदरहुड के साथ में, मानवता के साथ में, किसी पेड़ की छाया में, शेड मतलब छाया, किसी पेड़ की छाया में जाकर बैठो एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी मत करो, शांति बनाए रखो। क्या बातें क्लियर हो रही है? आ रहा है ना मजा? क्या जबरदस्त पोइम है भैया, क्या जबरदस्त पोइम है। आओ सर दो दो तीन तीन बातें और करते हैं। व्हाट डज द पोइट हिंट बाय सेइंग विक्ट्री? कवि महोदय ने यहाँ पर विक्ट्री का मतलब, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का क्या मतलब बताया, क्या कहना चाह रहा है? ये लिखा ना यहाँ पे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इसमें कवि महोदय ने कौन सा लिटरेरी टर्म्स यूज किया है? पहले आया था ना, पहली पोइम में सिमिली, फिर आया पर्सोनिफिकेशन, उसके बाद में इस पोइम में हमने पढ़ा क्या नाम, एलिट्रेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयरनी, और कुछ देर बाद में हम पढ़ेंगे सार्काज्म। आयरनी तो तुमने सेकंड लेसन में भी पढ़ा है, लॉस्ट स्प्रिंग, है ना। साहेब आलम, नाम साहेब आलम है, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन काम क्या करता है? गार्बेज, है ना, वो बिनने का काम करता है। नाम है साहेब आलम, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और काम कैसा कर रहा है? ये आयरनी है, विडंबना है। तो इसने भी क्या बोला है? इसने भी यही बोला ना, विक्ट्री, जीत गए हम, जीत गए, जीत गए, हुर्रे हम जीत गए, और बचा कोई नहीं। क्या करोगे ऐसी जीत का कि तुम जीत तो गए, जिंदा कोई नहीं बचा। व्हाट इज दिस? दिस इज आयरनी, दिस इज आयरनी। इसको विडंबना बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? विडंबना। तो तुमसे पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये आयरनी है, ठीक है। द टोन ऑफ द पोइट, इसमें कवि की क्या टोन है? कवि ने ये जो बातें बोली है, ये जो गीत गाया है ना, दोज हु प्रिपेयर वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, है ना, फलाना ढीमका, क्या 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 क्या, ये जो बोला है ना, कौन सी टोन में गाया है, कौन सी टोन में बोला है? ये बोला है भैया सार्कास्टिक। सार्कास्टिक मतलब व्यंग्य के रूप में कहा है। लोग लोग करते हैं ना युद्ध, उनको व्यंग्य किया है उन्होंने, है ना, एक तरीके से बोलकर बुराई करी है। साफ साफ नहीं बोला, लेकिन बातों ही बातों में बहुत कुछ बोल दिया। दिस इज व्यंग्य, दिस इज सार्काज्म, है ना। इसको बोलते हैं सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मतलब व्यंग्य किया है। वाह यार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट भैया, इसका क्या मीनिंग है? नो सर्वाइवर्स। नो सर्वाइवर्स का क्या मीनिंग है कि सर नो सर्वाइवर्स का मीनिंग है नो लाइफ। नो सर्वाइवर्स का क्या मीनिंग है? नो लाइफ। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे। हियर द पोएट गिव्स ए पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पर हमारे कवि महोदय ने एडवाइस दी है हमें, कि किनको दी है एडवाइस? युद्ध करने वाले लोगों को, वॉर मॉन्गर्स को। वॉर मॉन्गर्स का मतलब युद्ध करने वाले लोगों को उन्होंने एडवाइस दी है। हु वेज वॉर्स अगेन, वेज मतलब करना, जो करते रहते हैं, वॉर्स मतलब युद्ध करते रहते हैं, एनवायरमेंट के खिलाफ युद्ध करते रहते हैं। दोज हु फाइट, वो लोग जो फाइट करते रहते हैं अगेंस्ट देयर फेलो ह्यूमंस, मानवता के खिलाफ युद्ध करते रहते हैं, है ना, यूजिंग फायर आर्म्स, हथियारों का यूज करके, पॉइजनस गैसेज का यूज करके, उनको उनको उन्होंने एडवाइस दी है। दो यद्यपि दे मे बी विक्टोरियस, हाँ वो जीत तो जाते हैं, युद्ध करने वाले जीत तो जाते हैं, सच विक्ट्री इज मीनिंगलेस, लेकिन ये जो जीत है ये तो मीनिंगलेस हो गई, ये तो अर्थहीन हो गई। इस जीत का करोगे क्या जब कुछ बचा ही नहीं? तो क्या क्या मतलब निकला इस जीत का? बिकॉज बोथ द विक्टर, जीतने वाला, है ना, एंड द वेंक्विस्ड, और हारने वाला सफर करता है, पीड़ित रहता है, ग्रेट डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है भयंकर तबाही का। जीतने वाला भी तबाह हो जाता है और हारने वाला भी तबाह हो जाता है। क्या करोगे ऐसी जीत का? जब कोई जीवन ही नहीं बचा तो ऐसी जीत का करोगे क्या? अल्टीमेटली नन सर्वाइवर्स, कोई बचा ही नहीं। एज वन वॉर बेगेट्स अनदर, मतलब वन वॉर बिगेट्स अनदर, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिगेट करने की कोशिश करता है, उसको जीत तो लिया, कोई बचा ही नहीं, करोगे क्या? द पोइट दस, इस प्रकार से कवि सजेस्ट करता है कि इंस्टेड ऑफ वेगिंग वॉर्स, की युद्ध करने के बजाय, युद्ध करने के बजाय, अरे लोगों युद्ध करने के बजाय, शुड वियर क्लीन क्लोथ, साफ साफ कपड़े पहनो, मीट देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों से मिलो, ह्यूमैनिटी पैदा करो, मानवता पैदा करो, और अंडर द कामिंग एंड पीसफुल शेडी ट्री, शांत, काम मतलब शांत, पीसफुल मतलब भी शांत, मतलब शांत शांत पेड़ों के नीचे बैठो, सेलिब्रेट करो वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर, प्रकृति का आनंद लो। क्यों प्रकृति को तबाह कर रहे हो? प्रकृति का आनंद लो, ह्यूमैनिटी के साथ में जियो। क्यों ह्यूमैनिटी खत्म कर रहे हो? क्यों अपने आप नफरत पैदा कर रहे हो अपने अंदर? क्यों नफरत पैदा कर रहे हो? 10th क्लास में एक पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, फायर एंड आइस, है ना। आइस किसके लिए आया था? नफरत के लिए, हेटर्ड के लिए। क्यों नफरत पैदा कर रहे हो दिलों के अंदर? लव, प्रेम पैदा करो, है? और लव कम्स नेचुरली टू हार्ट, नेल्सन मंडेला ने कहा था सेकंड लेसन में, सब याद है तुमको, है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब कवि महोदय आगे कह रहे हैं, कभी इतनी देर से क्या बोल रहा है? कुछ मत करो, शांत रहो, कुछ मत करो, शांत रहो, कुछ मत करो, शांत रहो। तो फिर कवि ने कहा, अरे अरे सुनो 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 भैया सुनो, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अरे जो मैं कहना चाहता हूं, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मत हो जाना। जो मैं कह रहा हूं ना उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज का मीनिंग तुमसे पूछा जाएगा मिसअंडरस्टूड। भैया गलत मत समझ लेना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना कि कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मत करो।
मैं जो कहना चाह रहा हूं उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज किससे नहीं होना है? टोटल इनएक्टिविटी से। इनएक्टिविटी का मतलब कुछ भी मत करो से कंफ्यूज मत हो जाना। कवि महोदय जो कह रहे हैं ना, इन टोटल इनएक्टिविटी, टोटल मतलब संपूर्ण, इनएक्टिविटी का मतलब निष्क्रियता, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो मैं कहना चाहता हूं उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूं टोटल इनएक्टिविटी के बारे में, जो मैं पूर्णतः निष्क्रियता के बारे में बताना चाह रहा हूं, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं टोटल इनएक्टिविटी के बारे में जो तुम्हें बता रहा हूं ना, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा ठीक है। उसने क्या कहा? लाइफ इज वॉट, जीवन वही है, इट इज अबाउट जो है। जीवन तो, जीवन मतलब जीवन, लाइफ जो जीवन है, जो लाइफ है, वो तो काम करने का ही नाम है। कर्मण्यवादी कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लाइफ इज वॉट, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जीवन तो वही है जो है। जीवन क्या है? जीवन है कर्मण्यवादी कार्यस्तु, कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन किस कर्म को रोका है हमारे कवि महोदय ने? अरे बिना मतलब का काम मत करो भैया, ये भी कर लू, वो भी कर लू, फलाना भी कर लू, ढीमका भी कर लू। रुक रुक रुक, थोड़ा कर, इतना ही कर जो धर्म से रिलेटेड है। धर्म युक्त कर्म कर, विदाउट ऐसे मत कर कुछ भी। आई वॉन्ट नो ट्रक, मेरा कोई ट्रक नहीं है, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा कोई फेविकॉल नहीं है, फेविकॉल चिपका ले। आई वॉन्ट टू ट्रक, मेरा कोई ट्रक नहीं है, मेरा कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। डेथ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मृत्यु बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मृत्यु बन जाओ। मृत्यु मतलब तुम कुछ भी मत करो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं पूर्ण निष्क्रियता के बारे में, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जीवन तो वही है जो है, जीवन का नाम है कर्म करते रहो, काम करते रहो। लेकिन मेरा संबंध मृत्यु से नहीं है। जड़ होकर बैठना, जड़ होकर बैठना, मैं ये नहीं कह रहा हूं जड़ होकर नहीं बैठना है। करो, लेकिन वो करो जो युक्त है, जो उपयुक्त है, वो करो। वाह यार क्या गजब, क्या एक एक पॉइंट क्या शानदार बोला भैया है। वाह यार मजा आ गया भाई साहब। चलो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द पॉइंट हियर क्लियरिफाई, यहां पर कवि क्लियर कर रहा है, साफ साफ बता रहा है। जब ही टॉक्स अबाउट साइलेंस, जब कवि ने साइलेंस के बारे में बात करी, जब कवि ने एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट की बात करी, वाह यार, कवि ने किस किस की बात करी? तो साइलेंस की बात करी, शांति बनाए रखो, और एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट। अननेसेसरी मूवमेंट, बिना मतलब के काम से बचो, बिना मतलब की बातों से बचो, बिना मतलब के हिड़ुंग धुड़ुंग करने से बचो। अरे क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? एनर्जी बचाओ। ये कवि महोदय कह रहे हैं। इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड, इसको गलत मत समझ लेना टोटल इनएक्टिविटी कि हमारे कवि ने ये कहा कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। अरे मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ भी मत करो, मैंने ये कहा बिना मतलब का कुछ भी मत करो, बिना मतलब का कुछ भी मत करो। वाह यार। ही सेज दैट, वो कहते हैं डूइंग नथिंग। वो क्या कहते हैं लास्ट वाली लाइन में? डूइंग नथिंग। कहां लिखा है डूइंग नथिंग? अपन ने पढ़ा था, देखो कहां पढ़ा था, ये रहा डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग कहा था ना, डूइंग नथिंग। तो आओ सर डूइंग नथिंग समझते हैं क्या बोल रहा है। कि ही सेज दैट, वो कहते हैं कि डूइंग नथिंग डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, कुछ भी मत करो का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट विथड्रॉवल फ्रॉम ऑल डीड्स एंड थॉट्स। वाह क्या बात बोली है, क्या बात बोली है। डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट विथड्रॉवल, कंप्लीट पीछे हट जाओ काम से और विचारों से। जो तुम काम कर रहे हो उन सारे कामों को तुमने रोक दिया, जो विचार तुम कर रहे थे सारे विचारों को तुमने रोक दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बिना मतलब की सोच, बिना मतलब के काम को रोक दो। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम जड़ बनकर बैठ जाओ। मैं ट्रक विद नहीं करता हूं डेथ के साथ में, मैंने ट्रक विद नहीं किया है डेथ के साथ में, मैंने मृत्यु बन जाने के लिए नहीं कहा है। तो तुम टोटल इन एक्टिविटी से कंफ्यूज मत हो जाना जो मैं कहना चाहता हूं। अरे लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन तो वही है जो है। जीवन मतलब एक्टिविटी करना। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है टोटल इन एक्टिविटी का मतलब डेथ, टोटल इन एक्टिविटी का मतलब तो पूर्ण तरीके से निष्क्रिय हो जाना तो मृत्यु है। कुछ भी मत करो का मतलब तो मृत्यु है। एंड ही मतलब पॉइंट डज नॉट वांट, और कवि का कोई भी एसोसिएशन नहीं है, मतलब हमारे कवि का कोई भी ट्रक विद नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है मृत्यु के साथ में। वो मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा है। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन, जीवन तो एक्शन का नाम है, जीवन तो कार्य का नाम है। कर्मण्यवादी कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन, है ना ऐसा। वन मस्ट बी एक्टिव, हर एक बंदे को एक्टिव होना चाहिए, हर एक बंदे को डायनेमिक होना चाहिए, हर एक बंदे को एक्टिव होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए, कार्यशील करने वाला बंदा होना चाहिए। हर एक बंदे को कार्यशील करने वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी बातें मैंने बता दी। यहां पर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, द पोइट एडवोकेट, हमारे कवि महोदय पक्ष लेते हैं, एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। क्या हमारे कवि ने टोटल इनएक्टिविटी होने के लिए और मृत्यु से जुड़ने के लिए कहा है? बताओ, क्या हमारे कवि ने टोटल इनएक्टिव हो जाओ, मृत्यु से जुड़ जाओ, क्या ये कहा हमारे कवि ने?
मैंने कितनी देर से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, इस पॉइंट को समझ में आना चाहिए आई थिंक, है ना। तो क्या ये कहा है, तो आंसर होगा नो भैया, नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट, हमारा कवि एडवोकेट करता ही नहीं है, पक्ष लेता ही नहीं है टोटल इनएक्टिविटी का और डेथ का। हमारे कवि ने कभी डेथ की बात नहीं करी, हमारे कवि ने कभी टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करी। ही मेक्स इट क्लियर, वो क्लियर करता है कि टोटल इनएक्टिविटी तो मृत्यु लाती है, टोटल इनएक्टिविटी तो मृत्यु लाती है, टोटल इनएक्टिविटी तो आपको जड़ बना देती है, ठीक है। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है हमसे, वो हमसे क्या चाहता है कि टू स्टे अवे, अरे भैया दूर रहो, कवि कहता है कि दूर रहो मोनोटोनस लाइफ से। बहुत ही प्यारा वर्ड है मोनोटोनस, मतलब उबाऊ, एक ही जैसा काम, उबाऊ, एक ही जैसी लाइफ से, एक ही जैसे जीवन से दूर हो जाओ, रीस्टार्ट आर एक्टिविटीज, और हमारी एक्टिविटीज को स्टार्ट करो। ये उबाऊ जीवन से दूर हो जाओ, एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम। अरे दादा भाई जीने आया है इस धरा पर, तू जीने आया है, जीने, एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, सुबह से लेकर शाम तक, दिन गए, महीने गए, साल गुजर गए, बूढ़ा हो गया और राम नाम सत्य। मोनोटोनस लाइफ को छोड़, रीस्टार्ट आर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज स्टार्ट कर इन बेटर वे, अच्छे तरीके से काम कर, अच्छे तरीके से काम कर। क्या बातें हैं भैया, क्या बात है, मजा आ गया भाई। लास्ट, शायद आई थिंक लास्ट होना चाहिए, या इसके बाद में भी कुछ हो सकता है, पढ़ लेते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब एक जैसा फोकस बनाए रखना, एक एकाग्रचित, आप एकाग्रचित समझ लो, है ना, फोकस्ड ओनली वन थिंग, एक ही चीज पर ध्यान लगाना। कि इफ वी वर नॉट, अगर हम एक ही चीज पर ध्यान नहीं लगाते हैं, अबाउट कीपिंग आर लाइव्स मूविंग, हमारी कीपिंग आर लाइव्स, लाइव्स मतलब जीवन, मूविंग, ये जो जीवन जो चल रहा है इसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं लगाते हैं, फॉर वंस, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, हमारे कवि ने फिर से कहा एक बार के लिए कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो का मतलब एक बार के लिए तुम बिना मतलब का काम मत करो, शायद उस समय जब तुम बिना मतलब का कोई काम नहीं करोगे, उस समय ए ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी चुप्पी, एकदम शांति तुम्हें प्राप्त होगी, ठीक है। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब किसी को मतलब इंटरप्ट का मतलब है जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और कोई बीच में आके कुछ नहीं कर दे, वो इंटरप्ट करना होता है ना, दखल अंदाजी करना। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अगर तुम एक बार के लिए कुछ भी नहीं करो, बिना मतलब का काम नहीं करो, तो एक ह्यूज साइलेंस आएगी, एकदम शांति, एकदम चुप्पी आएगी, और वो चुप्पी शायद, वो चुप्पी शायद तुम्हारी सैडनेस, तुम्हारे दुख को, जिसको तुमने कभी समझा ही नहीं, नेवर अंडरस्टैंडिंग, जिस दुख को तुमने कभी समझा ही नहीं, उस दुख को इंटरप्ट करेगी, उस दुख को परेशान करेगी वो साइलेंस। इतने दिन तुम एकदम दुखी थे ना, अंदर ही अंदर से, अंदर ही अंदर से, वो शांति डिस्टर्ब करेगी आर सेल्स, एंड थ्रेटनिंग, और वो थ्रेटन करेगी और वो धमकाएगी आर सेल्स अपने आप को विद डेथ, मृत्यु के साथ में, मृत्यु के साथ में वो फिर हमें परेशान करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार शांति बन जाएगी ना, तो शायद इतने दिनों से कई सालों से अपने मन में जो दुख, दर्द, तकलीफ, जो चिंता, परेशानी थी, शायद उन चीजों को ये साइलेंस डिस्टर्ब करेगी, थप्पड़ मारेगी, थ्रेटनिंग करेगी, ऐसा ऐसा। वाह यार क्या गजब बातें हैं। आओ समझते हैं इसमें हमें क्या क्या पूछा जा रहा है। वॉट डज द पोइट वॉन्ट अदर्स, हमारे कवि महोदय ने हमारे कवि महोदय ने दूसरे लोगों से क्या कहा, दूसरे लोगों से ये कहा कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, तुम भी 12 तक गिनो और शांत हो जाओ, है ना। तो शांत होने का क्या मतलब है, इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, सेल्फ एनालिसिस करना। तो यहाँ पे तुम्हें मीनिंग पूछा जा रहा है, तो मीनिंग क्या है, कीप क्वाइट, दूसरे लोगों को क्या बोल रहा है कवि की, कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो, और इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब आत्मनिरीक्षण करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मूड ऑफ द पोइट, हमारे कवि का क्या मूड है, हमारे कवि महोदय का इस पोएम को लेकर क्या मूड है, उनका क्या मूड है, उनका मूड है कि भैया सारे के सारे बंदे इंट्रोस्पेक्टिव हो जाओ, आत्मनिरीक्षण करो, सेल्फ एनालिसिस करो, कुल मिलाकर मेडिटेशन करो और अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ। यूं ही नहीं कि बिना ही मतलब में कोई ना कोई बातें बोले जा रहे हो, कोई ना कोई काम किए जा रहे हो, है ना। रुको रुको, सेल्फ एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो और अवेयर हो जाओ, है ना। ह्यूज साइलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है ना ह्यूज साइलेंस, इस ह्यूज साइलेंस का मतलब है, ह्यूज साइलेंस का मतलब तो शांति, और एक दूसरा अर्थ है अंडरस्टैंडिंग। ह्यूज साइलेंस का मतलब अंडरस्टैंडिंग, जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया, ह्यूज साइलेंस का मतलब समझ, शांति, शांति तो है ही, शांति का दूसरा मीनिंग यहाँ पर है अंडरस्टैंड, इस पोइम में अंडरस्टैंड मीनिंग निकल रहा है इस जगह कि जिस दिन तुम्हें ये ह्यूज साइलेंस समझ में आ गया, जिस समय तुम्हें ये समझ में आ गया कि बिना मतलब का काम करने से जीवन बर्बाद होता है, जिस समय तुम्हें यह समझ में आ गया कि जो ह्यूज साइलेंस है वो हमारे दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी को दूर कर सकती है, तो उस दिन से तुम ऑटोमेटिक तुम्हारी इनएक्टिविटी वाला काम करना छोड़, बिना मतलब का काम करना छोड़ दोगे। तो ह्यूज साइलेंस का मीनिंग अंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है। सैडनेस इन द पोएम, इस कविता में सैडनेस क्या है इस कविता में सैडनेस क्या है, इस कविता में सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, इतना तुमने पढ़ा तो सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, मेरे अंदाज से तो वो युद्ध वाली बात आई, बहुत सारे लोग मर गए, जिंदा कोई बचा नहीं, और तुम जीत भी गए, तो क्या मतलब निकला, ये है। तो यहाँ पर है वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा, वायलेंस की क्या बोल रहा है, सैडनेस इन द पोएम, इस कविता में सैडनेस क्या है, वायलेंस है, हिंसा है। क्यों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि थॉटलेस ऑफ पीपल, व्यक्ति क्या हो गए हैं, थॉटलेसनेस हो गए, मतलब थॉटलेस मानो आप, विचारहीन हो गए,
विचारहीन हो गए, विचार ही नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं? अभी स्टूडेंट्स को देख लो ना, किसी चीज का कोई विचार ही नहीं है उनको कि यार हमें पढ़ना है, हमारा जीवन ये जो 11-12 साल हमें मिले हैं पढ़ाई करने के, 11 से लगा 1 से लगा के 12 क्लास तक, इसमें हम हमारा जीवन सिर्फ पढ़ाई में लगा है और कामों में लगे हुए और धंधों में लगे हुए। क्यों भाई? थॉटलेसनेस क्यों हो रहा है? कि तुम सबसे बड़ी चीज क्या है? वायलेंस, हिंसा, बिकॉज ऑफ थॉटलेसनेस ऑफ पीपल। विचार विहीन होते ही व्यक्ति हिंसक हो जाता है। तुम मतलब किसी चीज का विचार मत करो, हिंसक हो जाओगे ऑटोमेटिक, ऐसा। आइए, क्या समझा रहा था आपको कवि हमें उन लाइनों में, तो देख लेते हैं। द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, स्टॉप, रुको, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। कवि क्या कह रहा है कि कुछ समय के लिए रुको, थिंकिंग एंड डूइंग मैकेनिकली, कि थिंकिंग मतलब सोचो, एंड डूइंग मैकेनिकली करो, मशीन की तरह काम मत करो, मैकेनिकल काम करो, सोच समझ के काम करो। व्हाट इज नीडेड, जो जरूरी है वो ही करो, फॉर आर एवरीडे एग्जिस्टेंस, एवरीडे मतलब रोजाना के अस्तित्व के लिए। भैया रोजाना की जरूरतों के लिए जो काम करना है ना वो ही करो, हर कोई काम मत करो, जो जरूरतमंद चीजें हैं वो ही करो और काम मत करो। ही आस्क अस, वो हमसे कहता है रुको, रुको रुको, वो हमसे कहता है रुको और आत्मनिरीक्षण करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, रुको और इंट्रोस्पेक्ट करो। दिस मोमेंट विल हेल्प अस, ये मोमेंट हेल्प करेगा हमारी डिस्पेल करने में, डिस्पेल मतलब गायब करने में, डिस्पेल करने में द सैडनेस। ये ही पल जब तुम बिना मतलब का कोई काम नहीं करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, तब ये जो सैडनेस है ना, ये सैडनेस डिस्पेल हो जाएगी, ये सैडनेस गायब हो जाएगी। विच कम्स, जो आती है, फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, जो कब आती है सैडनेस? जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं तो ये सैडनेस आती है। आर ग्रेटर पर्पस इन लाइफ, हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस लाइफ का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जब तक ये उद्देश्य समझ में नहीं आएगा हम भटकते ही रहेंगे। इन दिस डेस्पेयर, इस निराशा में, वी लिव इन परपेचुअल फियर ऑफ डेथ, इस निराशा में मतलब अपने आप को ना समझने के चक्कर में जो लगातार हम मृत्यु के डर से जो डर रहे हैं, परपेचुअल फियर, लगातार डर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो लगातार डर हमें लग रहा है ना, उसी डर में हम जीते रहेंगे। मृत्यु का डर मतलब, मृत्यु का डर का मतलब है कि हम बिना मतलब के कामों में लगे हुए हैं और एक दिन हम मरा जाएंगे, और सबको ये पता है कि हम मरेंगे और सबको डर भी लगता है मरने का। तो यही लिखा हुआ है कि वी लिव, हम जीते रहेंगे लगातार मृत्यु के डर से, अगर हमने अपने आप को नहीं समझा तो, अगर हमने अपने आप को नहीं समझा तो। लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ है शायद, परहैप्स, शायद, अर्थ मतलब पृथ्वी, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, टीच अस, ये जो धरती है, ये जो धरा है, ये धरा हमें सिखा सकती है कि एवरीथिंग सीम्स डेड, कि इस धरा पर हर चीज मृत्यु के समान है। तुम देख लो, पेड़ उगा, खत्म, नदी आई निकल गई, बारिश आई चली गई, हवा आई चली गई, है ना। लेकिन समझना आगे कि एवरीथिंग सीम्स डेड, कि इस धरा पर सब कुछ निर्जीव लगता है, इस धरा पर सब कुछ निर्जीव लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में वो धरा अलायु प्रतीत होती है, जीवित प्रतीत होती है। पतझड़ आया, पत्ते झड़ गए, पेड़ पौधे सूख गए, लेकिन कुछ समय बाद में जैसे ही बसंत आया वापस से खिल गए। तो कुछ समय बाद में ये धरती अलायु प्रतीत होती है, लेकिन एवरीथिंग सीम्स डेड, हर चीज धरती के ऊपर, धरा के ऊपर डेड नजर आती है, कुछ समय बाद में अलाइव नजर आती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम सबको शांति बनाए रखनी है, एंड आई विल गो, और मैं जाता हूं, ऐसा हमारे कवि महोदय ने कहा। तो सर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट डज द अर्थ टीच अस, अर्थ हमें क्या सिखाती है, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? पृथ्वी हमें यह सिखाती है कि देयर इज लाइफ अंडर स्टिलनेस, शांति में ही जीवन है, शांति में ही जीवन है। ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है कि देयर इज लाइफ अंडर स्टिलनेस। मैन नीड्स टू लर्न, कवि को, व्यक्तियों को, मानव जाति को, मैन का मतलब मानव जाति को, नीड मतलब आवश्यकता है, लर्न मतलब सीखने की, किससे मानव जाति को किससे सीखने की आवश्यकता है? धरा से। मानव जाति को किससे सीखने की आवश्यकता है? धरा से, पृथ्वी से। द पोइट वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी, कवि पूरी की पूरी मानव जाति से क्या चाहता है? कवि पूरी की पूरी मानव जाति से चाहता है कि शांति बनाए रखो। क्या बनाए रखो? शांति बनाए रखो, ठीक है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि वी कैन लर्न अ वैल्यूएबल लेसन, हम एक मूल्यवान पाठ सीख सकते हैं फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, विच अपीयर्स लाइफलेस, जो हमें निर्जीव प्रतीत होती है, जो हमें निष्क्रिय प्रतीत होती है ऑटम में, पतझड़ में, जो हमें पतझड़ में निष्क्रिय प्रतीत होती है और रिजेविनेट हो जाती है, पुनः जीवित हो जाती है, पुनः जवान हो जाती है, पुनः खिल जाती है, अपने आप को खिला लेती है, एंड बिकम्स फुल ऑफ लाइफ, पूरा का पूरा जीवन से भर लेती है स्प्रिंग के समय, बसंत के समय। पतझड़ में खत्म हो जाती है, स्प्रिंग बसंत ऋतु में अपने आप को खिला लेती है। वी टू कैन पॉज, हमें भी पॉज करना चाहिए, हमें भी रुकना चाहिए। बी क्वाइट, हमें भी शांति बनाए रखनी चाहिए, हमें भी स्टिल रहना चाहिए अ वाइल, कुछ समय के लिए।
और हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हमें भी तैयार रहना चाहिए न्यू एंडेव्योर के लिए, नए काम के लिए, विद रिन्यू एनर्जी, और नई एनर्जी के साथ में हमें काम करना चाहिए। हमें भी रुकना चाहिए, शांति बनाए रखनी, कुछ समय के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, फिर किसी काम को फोकस करना चाहिए। बहुत ही प्यारी प्यारी लाइनें थी। वॉट डज द पोइट पोइम कीपिंग क्वाइट टीच अस, ये कविता हमें क्या सिखा रही है, कविता में क्या बता रही है कि टू बी पीसफुल, शांति बनाए रखो, ये कविता हमें ये सिखाती है। थॉटफुल, विचारों को थॉटफुल मतलब विचार अच्छे से रखो, एंड हैव फीलिंग्स ब्रदरहुड, और भाईचारे की भावना रखो, शांति बनाए रखो, सही विचार करो और मानवता बनाए रखो। ये तीन बातें हमारी इस कविता में हमें सीखने को मिली। क्या? शांति बनाए रखो, विचारों को शुद्ध रखो और भाईचारे की भावना रखो। ये हमें इस कविता में सीखने को मिला। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम, इस कविता में कवि ने कौन से दुखों की बात की है, कौन से दुख की बात की है? तो देखो, द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, वो क्या है? क्या है? कम्स, ये जो दुख है ना, ये दुख आता है फ्रॉम, ये दुख कब आता है? नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को ना समझना ही सबसे बड़ा दुख है। अपने आप को ना समझना ही सबसे बड़ा दुख है। हम क्या करते रहते हैं? वी रन आफ्टर, हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं वर्ल्डली गेम्स, इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। 10th क्लास में एक पोएम थी द बॉल पोएम, उसमें भी यही कहानी थी। हम संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, एंड हैव नो टाइम, और हम समय ही नहीं देते हैं टू नो द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का सही उद्देश्य क्या है, इसको तो हम जानते ही नहीं है, इसको तो हम सीखने की कोशिश ही नहीं करते। इट मेक्स अस सैड एंड डल, यही चीज हमें सैड बनाती है और यही चीज हमें डल बनाती है, यही चीज हमें दुखी करती है और निराश करती है। कैसी लगी यार ये पोइम? मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पोइम को तुम्हें पढ़ाने में, और मैंने हर एक वर्ड के बारे में आपसे बात करी है। इसी प्रकार से जो पहली पोइम हमने पढ़ी थी माई मदर एट 66, उसके बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बताया। इस पोइम में भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरी चीजें मैंने आपको बताई है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी बातों पे तुम्हें फोकस करना है। इस पोइम को दोबारा से देखिएगा, और ग्रुप में मैसेज ना करके आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे, ठीक है? कोई नया बच्चा है 2027 की जो तैयारी कर रहा है, 26 अभी चल रहा है, 2027 में आपकी एग्जाम होनी है, तो आप मुझे 7339312228 पर मैसेज करेंगे 12th क्लास लिखकर, तो मैं आपको एक ग्रुप से जोड़ूंगा। उस ग्रुप में आपको मैं पर्सनली भी कुछ कुछ मैटर भेजता रहूंगा, चाहे आप स्कूल के बच्चे हो, चाहे आप अदर स्कूल के बच्चे हो, राजस्थान MP बोर्ड या कोई भी किसी भी तैयारी कर रहे हो और ये पोइम है, तो आप मुझे मैसेज जरूर से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि ये पोइम आपको कैसी लगी, ठीक है? और अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट पोइम के साथ में, और वो नेक्स्ट पोइम जो भी होगी, थर्ड पोइम, उसकी हम जरूर से बात करेंगे। थिंग ऑफ ब्यूटी करके कोई पोइम है। चलो ठीक है, विदा लेना चाहूंगा। ओके, बाय बाय।